नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आज के इस शो में हम बातचीत करने जा रहे हैं आर्थिक विपन्नता की स्थिति में, आर्थिक अर्थव्यवस्था जर्जर अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की, उसके हालात के बीच में पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी आखिर क्यों लगाई गई है। क्या ऐसी हालत है कि जिसमें इमरजेंसी लागू करनी पड़ी, और अब पाकिस्तान की सरकार ने विश्व समुदाय के आगे किस तरह से कटोरा सामने रखा है और मदद की गुहार लगाई है। क्या है हालचाल, किस तरह की राजनीति चल रही है, इन सब के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट मेहमान हैं। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर मुल्क के इन दिनों इंग्लैंड निवासी डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा। हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की सियासत है, और ये जो इमरजेंसी लगी है इसके पीछे के कारण क्या है, और इनसे निपटने के लिए पाकिस्तान को क्या क्या जरूरतें हैं। तो इसके साथ ही आज हम एक और मुद्दे पर बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में, और वो मुद्दा जुड़ा हुआ है भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से। कांग्रेस में अब बिखराव बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर और शुरू से कांग्रेस में ही रहे हुए बहुत ही वफादार माने जाने वाले लीडर गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस से आजाद हो गए हैं। क्या कुछ रहा है, किस तरह का पस मंजर रहा है, और आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस छोड़नी पड़ी है, इसके ऊपर आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जैसा कि हमने आपको बताया, पाकिस्तान के हालचाल, हमारे पड़ोस में जो हमारे कट्टर दुश्मनी रखता है वैसे तो, लेकिन पड़ोसी के हालचाल जानने लेना चाहिए, इसलिए हमने ये प्रोग्राम आपके समक्ष लाने का निश्चय किया है। और हम हमारे एस्टीम्ड गेस्ट को जोड़ें, इससे पहले क्या कुछ हुआ है इसकी एक जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, और जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर खड़े पाकिस्तान में त्राही त्राही मची हुई है और सियासी घमासान मचा हुआ है। इस घमासान के बीच में इन हालात से निपटने के लिए सरकार ने नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी है, और इसके पीछे का कारण जबरदस्त बाढ़ और पैसे की तंगी बताया जा रहा है। सरकार ने हालात को संभालने के लिए विश्व समुदाय के देशों से मदद की गुहार लगाई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आम आवाम की मदद के लिए दूसरे देश आर्थिक सहायता करें। बताया जा रहा है कि बाढ़ और तेज बारिश से 3 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं, जबकि सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इनमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल हैं। वहां की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा नुकसान सिंध प्रांत में हुआ है। करीब 2 दर्जन जिलों में हाई अलर्ट की स्थिति है। साथ ही बलूचिस्तान में भी हालात गंभीर हैं। हालात से निपटने के लिए पाकिस्तानी आर्मी सब हालात संभालने में नाकाम है। लोगों के पास खाने को कुछ है नहीं। भुखमरी की मार झेल रहे बेघर लोगों के सिर ढकने के लिए टेंट तक मुहैया नहीं है। अकेले बलूचिस्तान में करीब 1 लाख टेंट्स की जरूरत बताई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान को करीब 6 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन चंद हजार करोड़ रुपए की भी नहीं है। और पाकिस्तान के इन हालात के पीछे खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही भारत दुश्मनी और भारत पर कब्जा करने की नीयत में कट्टर और उन्मादी सोच की फसल तैयार करने वाले पाकिस्तान की यदि नक्शे पर स्थिति देखें तो 5 महान नदियों का यह इलाका कमोबेश आधी दुनिया की जरूरत की उपज पैदा कर सकता है, लेकिन जिहाद फैलाने में लगाकर अमेरिकी डॉलर्स के चक्कर में पाकिस्तान ने केवल आतंकियों की ही फसल तैयार की है। इसी बारे में आज जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, और इसके लिए जैसा कि हमने आपको बताया हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट मेहमान हैं। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर मुल्क के इन दिनों इंग्लैंड निवासी डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा। अब हम डॉक्टर मिर्जा साहब का स्वागत करते हैं और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। तो क्या चल रहा है पाकिस्तान में, एक तो ओवरऑल हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को आप पिक्चर बताइए, और ये इमरजेंसी क्यों लागू की गई है इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी आप दीजिए। जी शर्मा जी, बहुत शुक्रिया, अपने शो में आपने दावत दी है। देखिए, इमरजेंसी तो लागू की है इन्होंने, लेकिन बहुत देर से की है, और मैं ये भी बताऊंगा कि इन्होंने इमरजेंसी क्यों लागू की है। लेकिन जब बारिशें शुरू हुई थी तो इनको ये बताया गया था
सरकार को कि ये बहुत बुरे हालात होने जा रहे हैं, खजाना खाली है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके पास पैसे नहीं है, लिहाजा उस वक्त इनको ये सोच लेना चाहिए था और जैसे ही ये सूरत हाल डेवलप हुई है उसी वक्त इनको इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। लेकिन ये जो इमरजेंसी नाफिज की है इन्होंने, इससे भी सैलाब के नुकसानात को या सैलाब से लोगों को बचाना मेरे जाती ख्याल में मुमकिन नहीं है। उसकी कुछ वजूहात हैं। आज सुबह कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है रावलपिंडी GHQ में और उसमें जो है वो तलब किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन को, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल है हाजिर सर्विस, और उनसे पूछा गया है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो पैसे गए कहां? आपको याद होगा कि जो पिछले चेयरमैन थे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, लेफ्टिनेंट जनरल अफजल, उनको फौज से भी निकाल दिया गया था और उनको चेयरपर्सनशिप से भी हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने 300 अरब रुपए का गबन किया था। वो पैसा जो कोविड-19 के मद में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को विदेशी मुल्कों ने भेजा था, बाहर के मुल्कों ने, वो सारा पैसा इन्होंने गबन किया। उसका आज तक कोई सुराग नहीं है। तो अब बात यह है कि इमरजेंसी क्यों इन्होंने ऐलान किया इन हालात में। अब उसकी वजह यह है कि इन्होंने फौज को कहा कि आप हमारी मदद करें बलूचिस्तान में और सिंध में। लेकिन फौज जब किसी सरकार की मदद करती है तो वो फ्री में नहीं करती, वो भाड़ा लेती है। यानी उनके अफसरों के का भाड़ा, जो सामान होता है, हेलीकॉप्टर हैं, कश्तियां हैं, उनका भाड़ा, पेट्रोल जो खर्च होना है, ट्रांसपोर्ट, टेंट्स वगैरह, ये सब जो है ये वो पैसे लेते हैं पर डे के हिसाब से। तो ये कोई वो पाकिस्तान आर्मी नहीं है जैसे कि पाकिस्तानी टीवी पे दिखाते हैं कि जनाब पाक फौज के जवान जनाब पानी में चले गए। वो मुफ्त में नहीं जाते, वो उसका अपनी तनख्वाह और मराद के, प्रिविलेजेस के और पर्क्स के अलावा जो है वो उनको पैसे मिलते हैं इस चीज। अब मसला ये है कि खजाना खाली है तो फौज को कहां से पैसे दें। इसलिए फौज के जो कोर कमांडर हैं, अब नए जो आए हैं, आसिफ गफूर लेफ्टिनेंट जनरल, और जो सिंध के हैं शहरों में जो कोर कमांडर हैं कराची के, वो उनके पास वसाइल ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। तो वो कैसे इस फ्लड में लोगों की मदद करें? वो नहीं कर सकते। जैसा आपने कहा पाकिस्तान को 6000 करोड़ रुपए की जरूरत है, पाकिस्तान के पास तो 6 आने नहीं है, तो वो पैसा कहां से आएगा? और उस पैसे का कोई दूर दूर तक ऐसा नामो निशान नजर नहीं आता कि वो पैसा कहीं से पैदा होगा। मैं प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, क्योंकि जब वो जितना अरसा भी वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने वाकई अपने पंजाब के लोगों की बड़ी खिदमत की है। वो हर जगह पहुंचते थे और मसाइल को हल करने की कोशिश करते थे। इस वक्त भी वो सिंध में बिलावल भुट्टो के साथ, उनकी फुटेज में देख रहा था टीवी पे कि वो सैलाब वाले इलाकों में गए हैं। लेकिन मसला ये है कि वो क्या कर सकता है बंदा, जब उसके पास ना औजार हैं, ना पैसे हैं, ना कोई उसके पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कोई प्लान है, तो वो सिवाय फोटो शूट्स के और कुछ नहीं है। दूसरा ये मसला। तीसरा मसला ये है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके नीचे फिर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि ये सारे महकमे जो है ये करप्शन के खेल है यहाँ। तो कोऑर्डिनेशन जितनी कम होगी, करप्शन उतना आसान होती है। अब 900 लोग 14 जून से लेके अब तक, कल तक 900 लोगों के मरने की जो है सरकारी सतह पर खबर है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, उनके घर नहीं है। आज सुबह स्वात में
सैलाब का रेला आया और 12 से 15 होटल जो एक साथ बने हुए थे वो सारे के सारे बह गए। पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। शराय कराकोरम जो है वो भी बंद है, जगह जगह लैंडस्लाइड्स हैं, फ्लैश फ्लड हैं। परसों की खबर थी कि फ्लैश फ्लड्स की वजह से 5 फिश फार्म्स और बागात जो है फ्रूट के और फसलें खड़ी जो है तबाह हो गई। तो ये एक नेशनल डिजास्टर है और इसको मैं समझता हूं कि रीजनल सतह पे देखना पड़ेगा। जितने भी मुल्क हैं उनको चाहिए कि वो इस वक्त पाकिस्तान की मदद करें, लेकिन सवाल यह है कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो इमदाद जो है वो सही जगह पे इस्तेमाल होगी और वो ये फौजी जर्नैल जो है अपनी जेब में नहीं डालेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है जी। राइट। तो एक तो बात ये जो सैलाब आया हुआ है वो लोग बेघर हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, इंडस्ट्री तबाह हो गई है, और जैसा आपने बताया कि होटल्स वगैरह भी जो भी चपेट में आएगा वो तो बाढ़ की चपेट में जो भी आएगा वो सब तबाह होगा। वो वहां तक ठीक है, लेकिन रिलीफ वर्क्स की भी यदि हम बात करें तो उसमें भी हो सकता है थोड़ा डिले से भी काम चल सकता है। लेकिन बाढ़ यदि ऐसी है और इसमें लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है तो महामारी फैल सकती है, बीमारियां फैल सकती हैं, उसका क्या होगा? इसके लिए तो पाकिस्तान के पास कोई साधन दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, बीमारियां तो ऑलरेडी फैलना शुरू हो चुकी हैं, हैजा फैल रहा है बड़ी तेजी के साथ। और आपको मैं बताऊं कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि बलूचिस्तान का पाकिस्तान से जमीनी जो राब्ता है वो कट चुका है, क्योंकि रेलवे ब्रिज था जो वो बह गया सैलाब में। एक्सक्यूज मी, जगह जगह लैंडस्लाइड्स हैं, इंटरनेट बंद है, और तो बीमारियां तो फैल रही हैं। और पीओजे में तो पहले चकार में हैजा फैला है, उसके बाद हवेली कोटा में जो है वो हैजा फैल चुका है। तो बीमारियां तो ऑलरेडी फैल रही हैं और लोग लागर हैं, क्योंकि गजा की किल्लत की वजह से उनका जिस्म कमजोर है, उनमें इम्यूनिटी नहीं है, इतनी पावर ही नहीं है उनके जिस्म में कि वो फाइट बैक कर सके किसी इन्फेक्शन को। तो अभी आने वाले वक्त में ये खबरें आना शुरू होंगी कि हैजे से इतने लोग मर गए, और इस तरह से ये खबरें आएंगी जी। राइट। तो एक आपने इशारा किया शहबाज शरीफ की तरफ। ये बात सच है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहते हुए शहबाज शरीफ ने, हालांकि वहां के अपोजिशन के लोग ये कहते हैं कि प्रचार ज्यादा, एडवर्टीजमेंट ज्यादा किया है शरीफ फैमिली ने और काम नहीं किया, लेकिन ये बात पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी जानता है कि शहबाज शरीफ ने पंजाब के चीफ मिनिस्टरशिप में बहुत जबरदस्त काम किया है, डेवलपमेंट के भी काम अच्छे किए हैं। और ठीक है, अपोजिशन अपना काम करता है, वो आरोप भी लगाता है कि भाई करप्शन बहुत किया इन लोगों ने, लेकिन अभी तक तो कोई केस वेस में ऐसी कोई बात नहीं आई। लेकिन हम आपसे जो स्पेसिफिक सवाल जानना चाहते हैं वो ये कि शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो वैसे भी एक टेम्परेरी टाइप का स्ट्रक्चर नजर आता है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की भी तलवार उसके ऊपर लटकी हुई है। चाहे जब भी उसका ऊपर, अभी भी पीछे दिनों भी एक कोई फैसला आया था, उस वक्त भी ये लग रहा था कि सरकार गई। तो ऐसे में वहां की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके पास कितनी ताकत है कि वो ये सब संभाल पाएगी? ये तो डिजास्टर तो बहुत जबरदस्त है, जिसमें 3 करोड़ लोग घरों के बाहर बेघर हो गए हैं। तो कैसे चलेगा ये काम? पॉलिटिकली नहीं चलेगा। ताकत है, पॉलिटिकली ताकत है नहीं शहबाज शरीफ। ताकत है ना, ताकत तो है, वसाइल नहीं है ना, पैसे नहीं है। आर्मी नहीं कर रही ना, हेलीकॉप्टर लेके नहीं जा रही उन इलाकों में, आर्मी के हेलीकॉप्टर सर्वे भी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा पैसे दो, पहले टेबल पे पैसे रखो फिर काम होगा। एडवांस मांग रही है आर्मी। पहले तो क्रेडिट पे काम करते थे, फिर कौमी खजाने से उनको चेक चला जाता था। अब तो वो कह रहे हैं पैसे दोगे तो काम होगा, क्योंकि आर्मी के पास खुद पैसा नहीं है। वो कह रहे पैसे रखो, हम आपका काम करते हैं, हम अपने लोग फौजियों को तनख्वाहें दें, मैस चलाएं, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डालें, या हम डिजास्टर मैनेजमेंट करें। पैसे दो, पैसे है नहीं। तो पैसे नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब उल्टा भी लटक जाए तो कैसे करेंगे? नहीं होगा, तबाही है आगे, आप देखिएगा। मैंने कभी कोई सनसनी फैलाने के लिए कोई बात मैं कभी भी नहीं करता। मैं लोगों को जो हकायक है उनकी रोशनी में आने वाले वक्त के बारे में चुनौती देता हूं कि ये होने जा रहा है। देखें, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा खतरा है वबाई बीमारियों का, और इस सैलाब के नतीजे में लोगों के खुदा न खास्ता मरने का, इसलिए कि बलूचिस्तान में तो फौज पहले ही वहां घुस के लोगों को मार रही है। परसों एक ही खानदान के 8 लोगों को एक ही घर में जाके इन्होंने फायरिंग करके मारा।
वो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के घर में शादी की तकरीब हो रही और फिर वहां से उनको मारा और फिर 2 उसमें मर गए, 8 को जख्मियों को 8 को उठा के ले गए। तो ये इस किस्म का जब सिलसिला होगा तो कैसे ये करेंगे? कोहिजन नहीं है। ये तो एक ऐसा मौका है कि जिसके ऊपर इमरान खान, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग और मौलाना फजल रहमान की पार्टियां, जमात इस्लामी, इन सबको एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी, जिसमें ये सारों को कॉन्फिडेंस मिले कि भाई ये आ गया, आपके फौज नहीं करती, भाड़ में जाए फौज, कारकुन करें। ये मदरसे के जो स्टूडेंट हैं इनको लगाएं उस पे। पीटीआई के जो वर्कर इतना बदतमीजी कर रहे हैं सड़कों के ऊपर और उसके जलसों में भी जाते हैं, उनको लगाएं इस काम पे। पीपल पार्टी के वर्करों को कहें निकलो बाहर, लेकिन वो तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये अवाम की मिजरी को इस्तेमाल करना चाहते हैं इलेक्टोरल गेन्स के लिए। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की अवाम की। जी, ओह माय गुडनेस। तो ये तो फिर तो ये यदि सरकार ने काम कुछ शुरू भी किया तो इनके जो वॉलंटियर्स हैं पीटीआई के, जो एक तरह के कल्ट बन गया है इमरान खान का, वो कल्ट वाले लोग तो फिर काम करने भी नहीं देंगे। और इमरान खान तो एक मसीहा ही हो चुका है उनके लिए। तो हम आएंगे इमरान खान की तरफ, लेकिन एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि चूंकि आप पाकिस्तान में रहे भी हैं, तो पाकिस्तान का इलाका जो है वो तो बहुत फर्टाइल है, और यदि वहां अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होता और ठीक से मैनेज होती चीजें, तो पाकिस्तान के सामने ये जो अभी दिवालियापन की स्थिति है वो नहीं आ सकती थी। इसके पीछे के कारण क्या लगते हैं आपको? क्या लगता है कि क्यों हुआ होगा ऐसा कि आज ब्याज देने के पैसे भी नहीं है इनके पास? देखिए, इसकी वैसे तो जाहिर है बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें, फिर मैं पॉलिटिकल टर्म्स पे भी आ जाऊंगा। इकोनॉमिक टर्म्स में देखें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये मैन्युफैक्चर बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, लिहाजा ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है। जब आपकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं होती तो फिर आप फॉरेन एक्सचेंज नहीं कमा सकते। आप फिर मतलब है कि वो आप आहिस्ता आहिस्ता फिर डिपेंडेंट इकोनॉमी बन जाते हैं, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। अब एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास हैवी इंडस्ट्री हो, स्टील की इंडस्ट्री हो, आप ट्रैक्टर बना सकें, आप कारें बना सकें, आप मशीनरी जिसे कहते हैं ना मशीनरी, वो बना सकें। तो वो तो है नहीं। वो इसलिए नहीं है कि आपने स्मॉल इंडस्ट्री नहीं लगाई। आपके यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री नहीं है। स्मॉल इंडस्ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास कॉटेज इंडस्ट्री या कम्युनिटी बेस्ड इंडस्ट्री वो नहीं है। तो वो नीचे से ऊपर तक जब ये आपका चेन ही नहीं आपने बनाई, तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता एक डिपेंडेंट इकोनॉमी बन जाते हैं। सियासी वजूहात इसकी ये है कि पाकिस्तानी फौज ने 1958 से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, ठीक है। इन बिटवीन जो गैप्स आते हैं सिविलियन गवर्नमेंट्स के, वो सिविलियन गवर्नमेंट्स भी फौज ही के मंजूरी से बनती हैं और फौज ही के अहकामात पर चलती हैं। मिसाल के तौर पर बेनजीर और नवाज शरीफ के दौर में काफी अरसे तक फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था पाकिस्तान का। फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। क्यों? क्योंकि फौज इजाजत नहीं दे रही थी कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है उसको फॉरेन अफेयर्स का जो है महकमा दिया जाए, डिपार्टमेंट दिया जाए। वो खुद कंट्रोल करना चाहती थी फौज उसको। तो इसके साथ साथ फौज ने पाकिस्तान में एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी, और वो पैरेलल इकोनॉमी जो है वो प्राइवेट सेक्टर की है, जो पब्लिक सेक्टर के कंपटीशन में नहीं है, बल्कि एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। यानी कि आपने जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी उनको आपने कर दिया प्राइवेटाइज, नीचे आपने स्मॉल इंडस्ट्री उठने नहीं दी, क्योंकि फौज जो है वो एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। सीरियल से लेके तो खाद तक वो बनाते हैं, बैंकिंग में वो, प्रॉपर्टी में वो, मतलब यू नेम इट, हर बिजनेस में वो छाए हुए हैं, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो इसलिए वो इकोनॉमी जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के लिए जरूरी है, जो एक मिडिल क्लास को जिसके लिए फिर एक मिडिल क्लास की जरूरत है जो उसके इकोनॉमी के कंज्यूमर के तौर पर एक्ट करे, वो आपने वहां होने ही नहीं दिया। लिहाजा पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है
वो आहिस्ता आहिस्ता फिर डेट में चली गई, वो डेट रिडन इकोनॉमी बन गई। तो अब आपकी इकोनॉमी एक तो डिपेंडेंट इकोनॉमी, ऊपर से डेट रिडन इकोनॉमी, पैसे आपके पास है नहीं, कमाई आपकी है नहीं। तो पाकिस्तान तो ऐसे है जैसे एक हीरोइन पीने वाला शख्स होता है कि ओवर द ईयर्स उसकी हीरोइन की तलब इतनी बढ़ जाती है कि वो फिर चोरी करता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, और फिर हर दफा वो जब हीरोइन लेता है तो अगली दफा उसको उससे ज्यादा हीरोइन की जरूरत होती है। तो पाकिस्तान के लिए कर्जा जो है वो एक हीरोइन है। ये जब लेते हैं कर्जा 1 बिलियन का, तो अगले साल ये कहते हैं हमें 1.5 दो, उससे अगले साल कहते हैं 2 दो, उससे अगले, क्योंकि सूद बढ़ता जाता है। तो पाकिस्तान की ना तो इकोनॉमी के लिए कोई मैं मुस्तकबिल में कोई बेहतरी देख रहा हूं, ना कोई पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिकली मैं कोई बहुत ही होपफुल हूं कि वहां पे कोई पॉलिटिकल चेंज आएगा जो फिर इकोनॉमिक चेंज की तरफ लेके जाए कंट्री को, ऐसा मुझे दिखता हुआ नजर नहीं आता। राइट। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपने डेट का जो ट्रैप बताया है, ये तो पाकिस्तान को ले डूबने के लिए तैयार बैठा हुआ है और कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक बात आती है सैलाब की, बाढ़ की, इस तरह की जो मिजरीज हैं, इस तरह के जो हालात खराब हैं पाकिस्तान के आम आवाम के साथ में जो हो रहा है, इसमें मान लीजिए कि पड़ोस के नाते भारत मदद करे भी तो भारत के प्रति इनकी दुश्मनी इतनी है कि भारत इस तरह से तो मदद के लिए सामने खुलकर तो आएगा नहीं। अब ये चीन की गोद में बैठा हुआ है और इस वक्त जो हालात हैं उसमें अमेरिका भी कोई ज्यादा मदद के लिए आगे आने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है, चीन इनको करीब अभी जो सैलाब से निपटने के लिए इनको करीब $10 बिलियन की जरूरत पड़ेगी, तो क्या चीन कोई पहल कर सकता है क्या आपकी नजर में? सुन पा रहे हैं? कनेक्शन आउट हुआ है, एक बार चेक करिए। तो हम जानना चाह रहे हैं डॉक्टर, मेरा ख्याल है कि डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ। तो आपने सवाल सुना होगा, शायद मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि ये जो हालात हैं इनसे निपटने के लिए करीब $10 बिलियन की जरूरत है पाकिस्तान को, लेकिन इसमें भारत तो चूंकि दुश्मनी रखता है पाकिस्तान, इसलिए भारत तो इतनी बड़ी मदद करेगा नहीं और चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव है पाकिस्तान का। तो क्या लगता है आपको, चाइना कुछ कर सकता है मदद इनकी? कहते हैं कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त दुख में काम ना आया वो सुख में क्या काम है, उसका सुख का क्या फायदा है। तो चाइना अगर इतना इनका दोस्त है कि ये कहते हैं हमारी दोस्ती हिमालय के पहाड़ों की चोटियों से बुलंद है और बहरुल कायल के की गहराई से ज्यादा गहरी है, तो किधर है चाइना? चाइना के लिए तो पाकिस्तान एक छोटी सी जगह है। चाइना भेज सकता है सारा कुछ, दे सकता है सारा कुछ, लेकिन वो नहीं देगा, क्योंकि ये वो चाइना नहीं है। ये बिजनेस वाला चाइना है, ये कारोबार वाला चाइना है, ये सूदखोर चाइना है, ये सरमायादारी निजाम की बदतरीन शक्ल का एक नमूना है चाइना। ये इनकी मदद को नहीं आएगा। जी राइट। अच्छा, अब एक पॉलिटिकल सवाल है आपसे कि इमरान खान को लेकर वैसे जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और पता नहीं क्यों मीडिया उनको इतना बड़ा बता रहा है कि साहब बड़ी पब्लिक आ रही है, बड़ा एक मास अपील लीडर खड़ा हो गया पाकिस्तान में, और वो पॉलिटिकल पार्टीज को ही नहीं आर्मी को भी आड़े हाथ ले रहा है, और वहां के जितने इदारे हैं सुप्रीम कोर्ट से लगाकर इलेक्शन कमीशन तक वो किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, इमरान खान का क्या फ्यूचर इस वक्त दिखता है पाकिस्तान में? उनके एक कॉन्फिडेंट को गिरफ्तार भी किया गया है अभी हाल में, उनके बारे में भी आपसे हम जानना चाहेंगे, शहबाज गिल के बारे में। देखिए जी, बात यह है कि इमरान खान के जलसों में तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। वो जहां भी जाता है लोग आते हैं, क्योंकि लोगों के पास, एक तो पहली बात तो यह कि लोगों के पास कोई मुतबादल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को पिछले 20, 22, 24 सालों से जिस तरह फौज ने प्रोजेक्ट किया, प्राइम मिनिस्टर फिर एंड में उसको बनाया, तो उसका एक करिश्मा तो मौजूद है कि इसने वर्ल्ड कप जीता और इसने हॉस्पिटल बनाया और वगैरह वगैरह। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इमरान खान कौन से पाकिस्तान के कौन से सेक्शन को अपील करता है। ये अपील करता है उन रिटायर्ड फौजी अफसरों को जिनको बाजवा ने जबरी तौर पर रिटायर किया, हजारों की तादाद में। वो इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है।
और उनके जो साथी हाजिर सर्विस हैं, जनरल फैज हमीद है, मैंने सुना है कि अब उसको शायद आज फारग कर दिया है, लेकिन जैसे जनरल फैज हमीद था DGISI, उसकी क्यादत में जो हक्कानी जनरल्स का ग्रुप है, जो तालिबान टाइप जनरल्स हैं, जिन्होंने तालिबान की सरकार को इक़्तिदार में लाने में सहूलतकारी भी की है। दूसरा हिस्सा वो है जो पाकिस्तान का पिछड़ा हुआ ज़हनी तौर पे, यानी कि इंटेलेक्चुअली पिछड़ा हुआ तबका है, जो कि एक लंपन और एक अपॉर्चुनिस्ट मिडिल क्लास जो इस दर्द और कर्ब से गुजर रही है कि उनके लिए आगे अमीर से अमीरतर होने का जो है पाकिस्तान में रास्ता बंद हो चुका है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। तीसरा जो है उसके अंदर वो जहादी इस्लामिक मदरसे के और उस कमाश के और उस ज़हनियत रखने वाले जो सोसाइटी का सेक्शन है वो सारा है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। तारीख में ऐसे बहुत मौके आए हैं माजी में जब फाशिस्टों के जलसों में लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो उससे वो फाशिस्ट जो होता है वो कोई ये नहीं होता कि वो सही है, उसका ये मतलब नहीं है। फिर आपने पूछा कि इसको शायद गिरफ्तार करें। मैं समझता हूं कि अगर ये अक्लमंद होंगे तो इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर इसको गिरफ्तार करते हैं तो फिर PTI के जो कारकुन हैं, मिडिल क्लास वाले तो मम्मी डैडी तो शायद घरों में बैठे हैं, लेकिन जो सड़क वाले स्ट्रीट फोर्स की शक्ल में जो लोग हैं उनका फिर फौज से टकराव बनेगा। तो वो इमरान खान भी नहीं चाहता, क्योंकि इमरान खान बहुत बुज़दिल है, इसीलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगी है परसों, क्योंकि शहबाज गिल को इन्होंने इसलिए नहीं किया, गिल से उनको खार है, वो इसलिए गिरफ्तार किया है कि चुनौती दी है इमरान खान को कि जैसे हमने इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है, 4 लोगों ने किया है, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उनके नाम भी बता दूंगा। उन्होंने जैसे ये सारे वहां के ऑफिसर्स हैं, वहां के ब्यूरोक्रेट्स, मतलब आर्मी ऑफिसर्स हैं या कोई और लोग हैं, जेल में कैदी थे वो थे ये लोग? अच्छा, इस तरह है ना कि ये इसको पहले गिरफ्तार करके कोसार थाने लेके गए, वहां कोसार थाने से इसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई। इसकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद इसको बकौल उसके एक नामालूम मकाम पर ले जाया गया। अब ये नामालूम मकाम मुझे पता है ना कि कहाँ है, हमारी रेडियो हिमालय इंटेलिजेंस एजेंसी इसके पीछे पड़ गई खोज लगाने के, हमने खोज लगाया। ये अपारा में जो ISI का सेल है, टॉर्चर सेल, उसको वहां लेके गए, वहां पे इसके कपड़े उतारे और वहां पे कर्नल मुश्ताक ISI के, मेजर खालिद ISI के, DSP मुर्शिद इस्लामाबाद पुलिस के और मेजर तहसीन रेंजर के, इन्होंने वहां पे शहबाज गिल का रेप किया। ये सब हाजिर सर्विस है। और इसी वजह से वो जब अगले दिन अदालत में उसको पेश किया गया तो व्हील चेयर पे बैठा हुआ था और चीखें मार रहा था और वो शॉक में था। अब जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया कि जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान नहीं है, जो पिछवाड़ा है वहां पे निशान है। और उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, नुमान जो जेल के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा ये पुलिस की गाड़ी में ज्यादा देर बैठने से होता है। अब मैं डॉक्टर हूं तो एक आम आदमी तो कहेगा हाँ हो सकता है ऐसा हुआ, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं। ये आप ट्रेन में सफर करते हैं दिल्ली से कर्नाटक तक, कर्नाटक एक्सप्रेस में दिल्ली से बेंगलोर तक, तो कभी सुना है कि किसी के पिछवाड़े पे ब्रूजेस हो जाए? नहीं होते ना, नहीं हो सकते। ये ब्रूजेस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि जो स्किन का टिश्यू है उसको ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करता है उसकी सप्लाई कम हो जाती है, तो वो सॉफ्ट टिश्यूज जो है मरना शुरू हो जाते हैं, गैंग्रीन आ जाता है, उसको कहते हैं बेड सोर। अस्पतालों में जो मरीज होते हैं लंबे अरसे के लिए, उनको अक्सर बेड सोर हो जाता था, तो अब उनको चेंज करते हैं, उनकी साइड नर्सें आके हर 2 घंटे बाद उनकी साइड चेंज करती हैं। और इसके अलावा बेड जो है, पहले मैट्रेस होता था या गद्दा होता था, अब एयर बेड है, यानी वो गद्दा जो है उसमें हवा भरी होती है, ताकि वो जरा सा भी हिले तो वो बेड हिले और वो अपनी पोजीशन चेंज कर सके। तो जाहिर है ये, मैं अब इसकी क्या आपको तफसील बताऊं, बस अक्लमंद के लिए इशारा काफी है कि ये पे जो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसके जो टॉर्चर सेल्स हैं, उसमें पहले भी ये रिपोर्ट्स आई हैं कि ये आदमी का मॉरल डाउन करने के लिए, उसके एक सेल्फ प्राइड को खत्म करने के लिए इस तरह से करते आए हैं। पहले भी ऐसे कई वाकये सुनने को मिलते रहे हैं।
ये भी एक वजह हो सकती है कि वो शहबाज गिल को इस तरह से टॉर्चर की वजह ये रही हो। ये हो सकता है, आपकी बात से हम सहमत हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी टॉर्चर की कोई सानी नहीं है दुनिया में, और वो जब एट्रोसिटी करती है तो फिर कोई और दुनिया की एजेंसी उस तरह से उसके है भी नहीं, सामने भी नहीं है। और आतंक की फैक्ट्री चलाने वाली फौज है, आईएसआई भी वही काम करती है। तो ये सब जो इनके कारनामे हैं ये किसी से छुपे हुए नहीं है, और इन कारनामों को गाए बगाए मीडिया कहता भी है, लिखता भी है। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक सवाल और करेंगे आपसे, कमजोर होती दीवारों को एक धक्का और दो की तर्ज पे यदि आते हैं हम, तो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को अलग कराने के लिए, भारत में विलय कराने के लिए आप अपना संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में ये जो अपॉर्चुनिटी है, हम नहीं कह रहे कि बाढ़ के जो हालात हैं और पाकिस्तान का अवाम परेशान है, ऐसे में हम उस तरफ इशारा नहीं है हमारा, लेकिन वहां की जो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस खराब हैं, ऐसे में आपको क्या अपॉर्चुनिटी लगती है कि ये जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है पाकिस्तानी इसके ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, इसकी अब हमें या भारत को या आप जैसे जो एक्टिविस्ट हैं उनको क्या प्रोबेबिलिटीज दिखती हैं इसमें? अब तो एक नया नारा आ गया है कि एक बांग्लादेश और दो, पाकिस्तान को तोड़ दो। अब तो ये नारे लग रहे हैं। वो नारा जो था गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, वो तो पुराना हो गया, और ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये भी पुराना हो गया। अब नया नारा आया है, एक बांग्लादेश और दो, पाकिस्तान को तोड़ दो। तो इससे आपको लोगों के मूड का पता चलता है। जहां तक बात है कि पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान की, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में शामिल होने की, तो ये जरूर शामिल होगा और लोग बहुत तंग आए हुए हैं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए सबको ज्यादा। और उसमें जो गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ी अपने साथियों समेत, इसने तो फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा, इनके पैरों तले से जमीन निकाल दी। और अगर आने वाले वक्त में ये कोई अपनी पार्टी का ऐलान करते हैं या ये बीजेपी में डायरेक्ट शामिल हो जाते हैं, आज मोदी जी ने तो उनको दावत दी है, उन्होंने कहा है पार्लियामेंट में कि हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। तो वो एक सुलझे हुए सियासतदान है, वो सोच समझ के फैसला करेंगे, लेकिन उनका जो भी फैसला होगा उसके आने वाले जो इलेक्शंस हैं इस पर गहरे असरात मुरतब होंगे और अच्छे असरात मुरतब होंगे। जी राइट। तो अभी तो देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या क्या भारत की सरकार, क्या आप जैसे लोग सजेस्ट करेंगे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए जमीन तैयार है या नहीं है, या कि अभी और वहां पर यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और आर्मी का जो वहां थोड़ा बहुत असर है उसको जारी रखा जाए, या कि फिर डेमोक्रेटिक सरकार को लाया जाए इस साल में या कि फिर अगले साल में, या कि इसमें और थोड़ा सा टाइम लिया जाए, क्योंकि वहां के जो हालात हैं वो भी अभी ऐसे नहीं है कि वहां सीधे चुनाव करा लिए जाएं, और फिर आतंकवाद का क्या होगा, किस तरह से चलेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। तो चलिए, प्रोग्राम का टाइम हो चुका है और आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। तो ये थे पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर मूल के इन दिनों इंग्लैंड निवासी डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा, जिनसे हमने जाना कि पाकिस्तान में क्या हालचाल हैं, इमरजेंसी क्यों घोषित हुई है, आर्थिक हालचाल क्या चल रहे हैं, सियासी हालचाल क्या हैं, और पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद, अस्तित्व में आने के बाद से किस तरह की गलतियां पाकिस्तान ने की हैं, और अब पाकिस्तान को आगे क्या राह लेनी चाहिए, और भारत को किस तरह की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि ये जो 1947 से ही हमारी देश की एकता अखंडता को हमारे लिए एक सिरदर्दी बना हुआ है। ऐसे में भारत को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटेजीज के ऊपर अमल किया जाना चाहिए, ये भी बात हम जान समझ रहे हैं। आपने हमारा कार्यक्रम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।